फाइनली ये पल आ ही गया जब मैं आसमान में खुले पंछी की तरह उड़ पाऊं। यस, और तुम्हारी ये उड़ान मैं अपने कैमरा में कैप्चर करूंगी। लेकिन मिस्टर आजाद पंछी, कहीं आसमान में इतनी दूर मत उड़ जाना कि आसमान में गुम ही हो जाओ। डोंट वरी मैडम, वैसे भी अगर रॉनी जी आसमान में गायब हो भी गए ना तो वापस तो जमीन भी आना पड़ेगा ना। उड़ान भरने से पहले ही आप नीचे आने की बात कर रहे हो। चलो, हो गई तैयारी? ऑल द बेस्ट। Yes, this is so much fun! Oh my God! Woohoo! Yes, come on, keep going, keep going! Alia, I love you! Ronnie, I love you too! वाह, लगता है काफी एक्सपीरियंस है ये उड़ान का। Of course, अमेरिका में इसने काफी एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई किए हैं। पंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग एंड व्हाट नॉट। बस इंडिया में कभी कुछ ट्राई नहीं किया था। और अब जब इंडिया में आए ही हैं हॉलिडे के लिए, तो क्यों ना कुछ ट्राई करें? रॉनी को कुछ हो गया। जॉन को कुछ हो गया, देखो। मैं और रॉनी तो यहाँ हॉलिडे मनाने आए थे। मुझे क्या पता था कि ये रॉनी का आखिरी दिन साबित होगा। आलिया, हम जानते हैं घड़ी तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर प्लीज हिम्मत से काम लो। अब मैं न्यूयॉर्क जाके उसके डैड को क्या जवाब दूंगी कि मैं आई तो उसके साथ थी, लेकिन लौट अकेले रही हूँ। आपको किसी पे शक है? कौन मार सकता है रॉनी को? सर, रॉनी को कोई क्यों मारेगा? हम तो यहाँ किसी को जानते तक नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दुश्मन अमेरिका से इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया? नहीं सर, रॉनी का कोई दुश्मन नहीं था। He was such a lively person, सब उसको पसंद करते थे। तो तुम्हारा कहना है कि यहाँ पे इंडिया में कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई परिवार वगैरह नहीं है यहाँ पे? ये देश हमारे लिए अजनबी है सर। सब कुछ ना इन पैराग्लाइडिंग वालों ने किया है। प्लीज सर, अरेस्ट देम। आप हमें दोष मत दीजिए, रोजी रोटी है हमारी, हम क्यों मारेंगे इनके टूरिस्ट को? तो किसने मारा रॉनी को फिर? सर, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। 3000 फीट की ऊंचाई से गोली कैसे चली? किसने चलाई? तो रॉनी 3000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था। हाँ सर, और मैंने खुद गियर चेक किया था, कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी उसके अंदर। और उसके आसपास किसी को उड़ते हुए देखा आसपास? नहीं सर, कोई भी नहीं था। आसमान एकदम साफ था, रेडियस भी क्लियर था और वो अपनी उड़ान एंजॉय भी कर रहे थे। पर सडन पता नहीं क्या हुआ, एकदम से धड़ाम से नीचे आके गिर गए। ये जो घाव है ना, शायद किसी राइफल से। हाँ, राइफल ही होगी, क्योंकि जिस हाइट में ये उड़ान भर रहा था वहां से तो कोई शार्प शूटर ही गोली चला सकता है किसी राइफल से। यहाँ आसपास किसी को गन या राइफल के साथ देखा है क्या तुमने? यहाँ पर गन लेना अलाउ नहीं है। आप असली गन की बात कर रहे हैं, वो दिवाली वाली पटाखे की बंदूक तो नहीं जा सकता कोई। आप लोगों ने देखा यहाँ पर किसी को? नहीं मैम, नहीं तो नहीं देखा। नहीं मैम। अच्छा आलिया, जब आप यहाँ पर आई रॉनी के साथ, आपको किसी पे शक हुआ? कोई आप लोगों को फॉलो कर रहा हो, कोई आदमी जो गड़बड़ लगे? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं था। तो क्या गोली आसमान से चली है क्या? सर, मैंने बताया ना, रोनी जी के आसपास में कोई उड़ नहीं रहा था, तो वो आसमान से गोली चलाएगा कौन? हाँ सर, आसमान में कोई भी नहीं था। आप चाहें तो ये फुटेज चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं है साथ में। फुटेज में तो रॉनी के आसपास दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। सर, जमीन से नीचे से ऊपर किसी ने गोली नहीं चलाई। ये कह रहे हैं कि जब वो ऊपर रुका था तो कोई उसके आसपास नहीं था, तो ऊपर से भी गोली नहीं चला सकता। ये बताइए, ये गोली चली तो चली कहां से और किसने चलाई? कमाल है यार, इसका कोई दुश्मन नहीं है तो फिर इसको मारने के लिए इतनी प्लानिंग कौन करेगा? एक टेढ़ा केस लग रहा है। तो किसी टेढ़े आदमी को भेज देते हैं, टेढ़े सबूत, शायद उसे कुछ पता चल जाए।
आज आप दोनों जिस कदर काम में डूबे हुए हो, ऐसा लगता है कि बहुत सारे सुराग देके भेजने वाले हो हमें यहाँ से। बहुत सारे सुना। हाँ, और अगर एक भी नहीं मिला तो? सीधे सीधे बता ना, कोई सबूत मिला ही नहीं है, कोई सुराग ही नहीं मिला। सर उस गोली के बारे में कुछ पता नहीं चला? इतना पता चला है कि भाई ऊपर से किसी यूएफओ ने गोली चलाई हो। यार सालों के क्या बच्चों जैसे यूएफओ की बातें करते हो। और ये क्या है, ये बता, हमें समझाने के लिए किया है क्या? हाँ बता। देखो बॉस, रॉनी ग्राउंड से 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और गोली लगी है उसे इससे भी ऊपर, लगभग 1000 फीट की ऊंचाई से, और ये गोली 60 डिग्री के एंगल से लगी है उसे। मुझे तो सोच सोच के चक्कर आ रहे हैं। आसमान में ऊपर से कौन गोली चला सकता है रोनी पे, और वो भी कैसे? अभी ठहर जा, और चक्कर आएगा। बॉस, ये गोली लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से चली है ना, बड़ी अजीब बात है। गोली 3 किलोमीटर की दूरी से चलती है, 60 डिग्री में आती है, रॉनी के गले में घुस जाती है टेढ़ी। मतलब राइफल भी इस्तेमाल की है, बड़ी पावरफुल। बिल्कुल बॉस, राइफल भी पावरफुल है और गोली चलाने वाला भी पक्का निशानेबाज। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत तेजी से बहती है और टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता रहता है, फिर भी उसका निशाना चूका नहीं, एकदम अचूक पॉइंट पे लगा। तो गोली चलाने वाला भी मंजा हुआ खिलाड़ी है सर, एक शार्प शूटर। बिल्कुल, और ऐसे शार्प शूटर आसानी से तो मिलते नहीं जो ऐसा कारनामा कर जाए। लेकिन सर हमने सारे वीडियोस देख डाले। जब रॉनी आसमान में था तो उसके आसपास ना तो कोई चॉपर था ना पैराशूट, आसमान एकदम साफ था सर। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि किलर, ये गोली चलाने वाला था कहां पर, जबकि सारा आसमान साफ था, जब बादलों में छुप कर बैठा था। और सर वो गोली से क्या पता चला? कुछ नहीं मिला पूर्वी। मैंने बैलिस्टिक डिपार्टमेंट का पूरा डेटाबेस चेक किया, ऐसी गोली का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सर ये गोली जरूर कस्टम मेड बनवाई गई है। हाँ, अपने हिसाब से बना ली गोली, एक ऐसी गोली जो 3 किलोमीटर से चलती है और बिल्कुल निशाने पे लगती है। और सर अगर ये गोली इतनी जबरदस्त है तो इसकी राइफल भी काफी स्पेशल होगी। हाँ, एक काम करते हैं, ये गोली फायर आर्म्स विंग और बैलिस्टिक डिपार्टमेंट में भेजते हैं, देखते क्या रिपोर्ट आती है। अब ये जो भी कोई है इतने ऊपर चला गया खून करने के लिए, अब जल्द से जल्द इसे जमीन पर लाते हैं। You can do it. यार गुरु, अब और नहीं चढ़ सकता, बहुत थक चुका हूं मैं। बस नवीन, ज्यादा दूर नहीं है, 3000 फीट चढ़ चुके हैं, पास ही में। We can do it. Come on. ऐसे लग रहा है जैसे रॉनी के मर्डर की फोटोकॉपी देख रहे हैं। 3000 फीट की ऊंचाई पे ठीक वैसे ही गोली मारी है सर के पीछे। इसको भी ऊपर से मारी। क्या आप लोग जब ट्रैकिंग कर रहे थे तो ये हितेन के पीछे भी कोई था क्या? नहीं सर, हितेन ही सबसे पीछे था सर। सर ये देखिए फुटेज। सर ये वही जगह जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। कमाल है, पीछे तो सिर्फ खुला आसमान है
ऐसी कोई जगह दिखी नहीं रही जहां से गोली चलाई जा सके। तो इससे गोली कहां से लगी? दोनों केसेस में पता नहीं चल रहा है कि गोली चली कहां से है। सर एकदम सही कह रहे हैं। आसमान से कोई कौवा या कबूतर थोड़ी गोली चलाएगा। ये गोली चली तो चली कहां से? और ये दोनों गोलियां 24 घंटे के अंदर अंदर चली। मुझे लगता है इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तो ये हितेन काम क्या करता था? सर वो कॉलेज स्टूडेंट था सर, मुंबई ग्रेजुएशन करने आया था सर। ट्रैकिंग का बहुत शौक था उसको। अजीब, समझ में नहीं आ रहा कोई एक कॉलेज स्टूडेंट को मारने के लिए इतनी प्लानिंग क्यों करेगा? वही तो, पहले रोनी और अब ये हितेन। इससे पहले कि आसमान से चलने वाली गोली का कोई तीसरा शिकार हो जाए, इस खूनी तक पहुंचना होगा जल्दी से जल्दी। पिछले 24 घंटों में 2 खून हुए हैं, दोनों जवान बच्चे, और दोनों को मारने का तरीका भी क्या हाई प्रोफाइल। सर दोनों की मौत हुई है एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए। जमीन से हजारों फीट ऊपर मारा है सर। अब ऐसा सोचने वाली बात है कि खूनी ने ये एडवेंचर स्पोर्ट वाला समय ही क्यों चुना इनको मारने के लिए? तो उन्हें कभी भी मार सकता था। इतनी लंबी प्लानिंग 2 बच्चों को मारने के लिए। सिर्फ प्लानिंग ही लंबी नहीं दया, गन भी लंबी। ये ऐसी। ये कौन सी राइफल है सर? ये है TX-65, रशियन गन है बॉस, लॉन्ग रेंज। ऐसी ही गन से मारा गया हो। सालुंके साहब, क्या इस गन से 3 किलोमीटर दूर निशाना लगाया जा सकता है? हाँ पेड़ी, शूटिंग रेंज में ट्राई करके देख लिया है, इसकी रेंज 3 किलोमीटर से ऊपर ही है। ऐसी गन तो आर्मी वालों के पास या फिर आतंकवादियों के पास ही मिलेगी। बिल्कुल बॉस, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ मर्डर का मामला नहीं है, कोई बहुत बड़ा गुनाह होने वाला है, लार्ज स्केल पर। सर काम करो, दिल्ली में जाओ इंडियन इंटेलिजेंस विंग में और पता लगाओ कि ये ऐसी गन किसके हाथ लगी थी और कैसे। ये सारे खून इसी राइफल से हुए, और आप लोग तो जानते हैं ऐसी हाई प्रोफाइल राइफल सबके हाथ में तो लग नहीं सकती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और गौर करने की बात तो ये है सर कि ये राइफल कोई खरीदना भी चाहे तो खरीद नहीं सकता। ये 1 या 2 पीस नहीं बिकती, पूरा का पूरा अलॉटमेंट होता है। तो पिछले कुछ सालों में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें ये इस तरह के राइफल इस्तेमाल हुए थे? जी हाँ। तो आपको किसी आतंकवादी गिरोह पे शक है? जी हाँ, अगर हमारा अंदाजा सही है तो हम जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। कौन? इलवारे जिले में कुछ समय पहले हमारी आर्मी ने बहुत सारे हथियार जब्त किए थे। उन हथियारों में ये वाली राइफल भी। आप प्रताप सर, सारे आतंकवादी मारे, उनमें से एक आतंकवादी बचकर निकल गया और हमने उनके सारे हथियार जब्त कर लिए। वेल डन प्रताप सर। और जो आतंकवादी भागकर गया है उसके बारे में सारे पोस्ट को अलर्ट कर दो। तो ये काम उस आतंकवादी का हो सकता है जो बचकर निकल गया था वहां से? जी हाँ, और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आतंकवादी गिरोह जल्दी ही कुछ बड़ा करने वाला है। शायद ये उसी की शुरुआत हो। ये दोनों जुर्म कोई मामूली खून नहीं है, ये जरूर कोई बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश, आतंकवादी हमले की साजिश। हाँ सर, और इस हमले को रोकने के लिए पहले इन आसमान से चलने वाली गोलियों का राज का पता लगाना पड़ेगा सर। और इस राज का पता करने के लिए हमें सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा सर कि आतंकवादी रोनी और हितेन जैसे आम आदमी की हत्या क्यों की। वैसे क्या कॉमन है इन दोनों खून में? सर दोनों मर्डर हवा में हुए, दोनों बार गोलियां ऊपर से चली, हाई प्रोफाइल राइफल से। किसी प्रोफेशनल शार्प शूटर का काम है सर ये। और सर इन दोनों केसेस में कोई वैंटेज पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे बैठ के खूनी इन दोनों पे गोली चला सकता है। वैंटेज पॉइंट, वैंटेज पॉइंट, यही तो वजह नहीं हो सकती है? तो आप कहना चाह रहे हैं सर कि खूनी के पास कोई जगह नहीं थी बैठ के गोली चलाने की, और उसे ये पक्का करना था कि उसका टारगेट छूटे ना, उससे कोई चूक ना हो, इसलिए वो
इन दोनों पर प्रैक्टिस कर रहा था। एग्जैक्टली अभिजीत, एग्जैक्टली। वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब सर, उसका असली टारगेट कोई और है? सर अगर कोई वेंटेज पॉइंट था ही नहीं तो फिर वो हवा में गोलियां कहां से चला रहा था? पंकज, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे सवाल में ही है। ये बताओ कि हम, मेरा मतलब है, इंसान हवा में कैसे उड़ता है बिना पंखों के? सर एरोप्लेन से या फिर हेलीकॉप्टर से? बस तुम्हारा जवाब मिल गया। लेकिन सर वहां क्राइम सीन पे ऊपर आसमान में कोई चॉपर तो उड़ नहीं रहा था, ना ही कोई केबल कार थी वहां पे। दया कुछ और होगा, कुछ और होगा। अभिजीत, मैप निकालो। वहां उस पैराग्लाइडिंग और माउंटेनियरिंग कैंप के आसपास देखो। मेरा मतलब है, ऐसा कुछ है क्या जहां से आदमी हवा में उड़ सके? जंगल है, और हाँ, ये 2 हॉट एयर बैलून रेंजेस भी हैं। सर देखो जहां पर खून है उसके आसपास कितने रेडियस में है ये? सर ये दोनों 60 किलोमीटर के रेडियस में है। तो एक बात तो पक्की हो गई, खूनी वहां पर उस हॉट एयर बलून में बैठा था और वहीं से उसने गोली चलाई 3 किलोमीटर की दूरी पे। सर अगर किसी को हॉट एयर बैलून की सवारी करनी है तो पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, कोई ऐसे ही नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तो वहां उस हॉट एयर बलून रेंज के ऑफिस में जाकर पता लगा कि ऐसा कौन सा टूरिस्ट था जिसने उन 2 दिनों में दोनों हॉट एयर बलून में सवारी की थी। ये टोटल 12 लोगों की लिस्ट है जो उस दिन हॉट एयर बलून में बैठे थे। कुछ लोग अलग बैठे थे और कुछ लोग ग्रुप बना के बैठे थे। तुम्हें कुछ याद है कि इनमें से कितने लोगों के पास कोई सामान या कोई बैग्स थे? या फिर कोई बदमाश जैसा दिख रहा हो? नहीं, बदमाश तो कोई नहीं लग रहा था, लेकिन एक बूढ़ी आंटी थी जिन्होंने बैकपैक रखे हुए थे और वो चश्मा और टोपी भी लगाई हुई थी। हाँ, हम भी हैरान थे कि इस उम्र में ऐसी ट्रैवलिंग का जज्बा। और जब फोटोज खींची जा रही थी तो वो शर्मा रही थी और अपना मुंह छुपा रही थी। ये बूढ़ी आंटी शार्प शूटर सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ सर, नहीं पायलट हुई सर। 25 फरवरी को कुल मिलाकर सर मैंने 6 लोगों को एयर बैलून की सवारी करवाई थी और 2 लोगों को दिनेश ने सर। अच्छा, तो उनमें से कोई गड़बड़ टाइप का आदमी लगा या जिसके पास कोई सामान वगैरह हो? सर ऐसा तो कोई नहीं था। हाँ, एक बुजुर्ग आदमी था, पता नहीं बात बात पर क्यों चिल्ला रहा था। शायद उसका मूड खराब था या खड़ूस था शायद। उसके हाथ में कुछ सामान था क्या? सामान तो नहीं था। हाँ, बैसाखी लेकर चल रहे थे। बैसाखी लेके चल रहे थे? तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी तस्वीर लेने की बिना मुझसे पूछे? जरा भी तमीज है कि नहीं है? उड़ाओ उसे, उड़ाओ। अच्छा, फोटो खींचने पे नाराज हो गए? कितनी अजीब बात है ना सर। लोग हॉट एयर बलून पे रोज रोज तो बैठते नहीं है, तो वो खुद ही फोटो खिंचवाना चाहते हैं ताकि वो इस मेमोरी को हमेशा अपने पास रख सकें। और कोई खास बात याद है उनके बारे में? सब पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं। नहीं नहीं, बोलो, जो भी याद है खुल के बताओ। उन्हें चलता देख के लग नहीं रहा था कि उन्हें बैसाखी की जरूरत होगी, पर फिर भी उन्होंने बैसाखी पकड़ रखी थी। अच्छा, हाँ सर। हाँ पर भी कुछ मालूम पड़ा? सर यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई थी और उसके हाथ में एक बैकपैक भी था। और हाँ, फोटो खिंचवाने से भी ऐतराज कर रहे थे। अच्छा, यहाँ भी एक बूढ़ा आदमी आया था हॉट एयर बलून में बैसाखी लेके, और उसे भी फोटो खिंचवाने से परहेज था। सर कहीं ये बूढ़ा आदमी और ये बूढ़ी औरत एक ही इंसान तो नहीं है? एग्जैक्टली, वही शार्प शूटर। उसके बैग में और इसके बैसाखी में वो राइफल था जिससे ये खून हुआ है। और सर दोनों दिन ये ऊपर अकेला ही गया होगा, क्योंकि अगर किसी और टूरिस्ट के साथ जाता तो फिर राइफल सेट करने में और निशाना साधने में काफी मुश्किल हो जाते। नहीं पूरी, मुझे लगता है वो अकेला तो नहीं गया होगा। मतलब हॉट एयर बलून चलाना और साथ में ये राइफल भी चलाना, दोनों काम एक साथ करना जरा मुश्किल है। इस हॉट एयर बलून का पायलट भी होगा साथ में। मतलब सर इस जुर्म में पायलट भी मिले हुए हैं? यस, एक काम करो, उस पायलट को पकड़ो जल्दी। उस दिन उस बूढ़ी औरत को ऊपर बलून में कौन ले गया था? पायलट कौन था? संजीव था। ना तुम मुझे मार पाओगे और ना ही उसे।
लगता है ये तो अपनी जान देने के लिए तैयार था। ये कोई छोटे मोटे मर्डर्स नहीं है पंकज, कोई बहुत बड़ा मिशन है जिसे अगर जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा गीता, 24 फरवरी को जो आदमी ग्रुप में नहीं जाना चाहता था, अकेले जाना चाहता था, उसका पायलट कौन था? कौन लेकर? सोलो ट्रैवलर को तो दिनेश लेकर गया था। कमाल है दिनेश, इतनी देर से चुप बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे। अभी यमराज तुझे अपॉइंटमेंट देने के मूड में नहीं है। जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। चल। मार लो, जितना मार सकते हो मार लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम्हारे इन कानून के कमजोर थप्पड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि मेरे जुर्म की मजबूत हड्डियों को गला सके। समझे? तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करना होता तो उसके लिए तो 2 मिनट का काम है हमारे लिए। तो बाद में ख्याल आता है तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी बहन। अगले महीने उसकी शादी है ना? कैसा लगेगा उसे कि उसकी शादी हो रही है और शादी के वक्त उसका भाई इस दुनिया में नहीं है? हा? और तुम्हारी माँ हर महीने खर्चे के लिए पैसे भेजती हो ना, तुम्हारे जाने के बाद कौन ख्याल रखेगा उसका? कभी सोचा इसके बारे में? हाँ? नहीं? चलो, अब भी मौका है। सरकारी गवाह बन जाओ। वादा करते हैं तुम्हारे जेल जाने के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल हम रखेंगे। सच? मतलब पूरा ख्याल रखोगे? पूरा ख्याल? हाँ, तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखेंगे। तुम बस ये बताओ कि किसके लिए काम करते हो? तुम्हारा बॉस कौन है? बता दो, पक्का बता दो? हाँ बताओ। मैं जिसके लिए काम करता हूं ना, मेरा बॉस है सर, उसका नाम है एसीपी प्रद्युम्न। एसीपी प्रद्युम्न, जाओ पकड़ लो और गिरफ्तार कर लो उसे। कहा था ना, मैं कुछ नहीं बताने वाला, जो कर सकते हो कर लो। सीआईडी सीआईडी। ओ बॉस, बॉस। कोई बात नहीं, कुछ मत बताना। अब हम ना तुमसे कुछ पूछेंगे, कुछ बताने के लिए तुम पर जोर जबरदस्ती करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ एक करेंगे, हम तुम्हें सोने नहीं देंगे। सोने नहीं देंगे? वैसे भी मैं अगर जागता रहा तो मैं कुछ बताने नहीं वाला हूं आप लोगों को। कोई जरूरत नहीं, कुछ मत बताओ, पर सोने नहीं देंगे तुम्हें। ओके? यार दया, मैंने तो सुना है कि आदमी खाने पीने के बगैर तो काफी दिनों तक सरवाइव कर सकता है, लेकिन सोए भी ना? कितना तड़पेगा ये बेचारा। बड़ी बुरी मौत मरेगा, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। समय काटने के लिए आसानी होगी, हाँ? अपने जिंदगी के आखिरी पल अपनी आंखों के आगे गुजरते हुए देखो, ठीक है? थैंक यू। सोने मत देना इसको।
रेडी सर। अरे कहाँ हो यार? जब तक मुंह नहीं खोलेगा सोने का नहीं, समझे? 5 मिनट में नहीं, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट तो सोने दो। 1 सेकंड, सोऊंगा नहीं, नहीं सोऊंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोऊंगा। बस अब टूटने वाला ही है। सब बकना शुरू कर देगा अभी। बल्लू, बल्लू नहीं सोएगा तू? क्या सोना चाहता है? तो सोने देंगे ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? चलो हम सोने देंगे तुम्हें। खाली ये बताओ कि तुम्हारे गिरोह का प्लान क्या है? हाँ बता दो। मेरा नाम दिनेश नहीं है, मेरा नाम मेरा नाम बल्लू है, दिनेश नहीं है मेरा नाम। और मुझे स्पेशली इसी मिशन के लिए तैयार किया गया था। और जो मर्डर हुए थे ना, वो प्रैक्टिस थी। हमारा असली मिशन है उसको मारना। क्या नाम है उसका? स्टीव मल्डर। स्टीव मल्डर, वो इंटरनेशनल पीस मीडिएटर, शांति दूत जो हमारे देश आया है, दुश्मन देशों के बीचों शांति का करार करवाता है, आतंकवाद बंद करने के लिए। किसी भी हम नहीं चाहते कि आतंकवाद कभी रुके। और स्टीव मल्डर तो मरेगा, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। और तो घर भी लोग ना उसको बचा भी लिया ना, स्टीव मल्डर को खत्म कर देंगे हम। हमारा जो शार्प शूटर है ना, एकदम काम आने वाले हैं। और कब? बोल। वो जब कॉन्फ्रेंस में भाषण दे रहा होगा ना, वो सबसे सही वही सबसे सही समय वही सबसे सही समय होगा, क्योंकि उस समय उसके आसपास सिक्योरिटी वाले नहीं होंगे। और जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये बिल्डिंग की छत पे है, तो हॉट एयर बैलून पे हमारा शार्प शूटर जाएगा, वही गोली मारेगा। कॉन्फ्रेंस 1 घंटे में चालू होने वाला, अभी जल्द से जल्द पहुंचना होगा। अरे तुम लोग कितनी कोशिश कर लो, नहीं बचा पाओगे उसे। और हाँ, अगर तुम लोगों ने बचा भी दिया ना, तो हम दोबारा प्लान बनाएंगे, दोबारा मार देंगे। कौन मारेगा? कैसा दिखता है वो? अरे मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी अभी तक। जब भी आता है भेड़ बदल के आता है। तुम लोग क्या उसमें पकड़ोगे? हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। सर, क्या हम हॉट एयर बलून रुकवा नहीं सकते जब तक ये कॉन्फ्रेंस पूरी न हो जाए? नहीं फ्रेडी, ये हॉट एयर बलून हम नहीं रुकवाएंगे। अगर आज रोक दिए तो कल दूसरा प्लान करेंगे। आज का प्लान हमें पता है, हम आज ही भिड़ेंगे इनसे। CID,
मिस्टर स्टीव मर्डर का है। ऊपर कॉन्फ्रेंस में। हमें ले चलो उनके पास, जल्दी। अरे चार बलून है, 2 हवा में और 2 रेडी हो रहे हैं उड़ने के लिए। मेरे सामने जो बलून है सर, उसमें एक कपल है और वो लड़के के पास एक बैकपैक है। नजर रखो उन पे। कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, सब पे ध्यान रखना। ओके सर, उनका बलून टेक ऑफ हो गया सर। हाँ, इस दुनिया में टेररिज्म क्यों है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और ये टेररिज्म तभी स्टॉप हो सकते हैं जब सभी देश भाई भाई की तरह साथ रहें। टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा हम सबको। तो म्यूजिशियन है, उड़ने की तैयारी में है। उनके हाथ में गिटार के बैग है। अब ये बताना मुश्किल है कि अंदर गिटार है या गन। सर, और एक आदमी आया है, उसके पास एक बैकपैक और एक क्रच है। वेट करते हैं। सर, कैमरा क्रू वाले आए हैं, उनके पास 2 बैग है। कैमरा क्रू? उन्हें नजरों से ओझल होने मत देना। नजर रखो उन पे। यहाँ तो बहुत सारे बलून उड़ रहे हैं। सुसाइड बॉम्बिंग क्या है? कोई खुशी खुशी हो अपनी जान देने को कैसे रेडी हो सकते हैं? जिंदगी अनमोल। Oh no. We need to respect ये सारे बलून? life. और हर देश वो कौन सा बलून होगा जिसकी हमें तलाश है? लगता है भेष बदल के आया है। ये तो शक्ल से कुछ गड़बड़ लग रहा है। गिटार वाले पे नजर रखो। अपनी गलतियों से सीखना चाहिए हमें, ताकि World War I और World War II जैसे वो तो गिटार है। हमसे चल क्या रहा है ये? ऊपर जाके वो लोग म्यूजिक बजाने वाले हैं क्या? बाकी तो सारे बलून्स निकल गए, एक रह गया। मतलब सर इस बलून में हमारा शार्प शूटर।
वेट एंड वॉच। मतलब सर इस बलून में हमारा शार्प शूटर। वो मुझे भी सही मेरा कैमरा क्रू। सर ये कहाँ गायब हो गया? सर इसके पास तो राइफल है, वैसे ही जैसे सावन के सर ने बताई थी। अभिजीत, मिस्टर स्टीव, योर लाइफ इज इन डेंजर। आपकी जान को खतरा है। आप क्या करें? वी आर द प्लान। थैंक यू सीआईडी। अगर आप लोग आज सही वक्त पे नहीं आते, मैं जिंदा नहीं होता। क्योंकि मिस्टर स्टीव, खतरा अभी गया नहीं है। अभी खून पकड़ा नहीं गया है, इसलिए बी सेफ है। बी केयरफुल। ओके रेडी, पकड़। उस बलून पे नजर रखना, आंखों से ओझल होने मत देना। हाँ सर, हम लोग बलून को ट्रैक कर रहे हैं। Good job. Congrats. पकड़ गया किलर, मिस्टर अभिजीत? Yes, Mr. Steve, we got you. Yes. Well done. Well done. सीआईडी वर्षों से इस देश की सेवा कर रहे हैं और आज एक बार फिर आपने एक खतरनाक टेररिस्ट को पकड़ लिए है। अभी वो पकड़ा गया है, बहुत जल्द हम उसके पूरे ग्रुप को पकड़ लेंगे। मिस्टर स्टीव, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप जैसे लोगों की दुनिया को जरूरत है, जो आप जैसे साहसी हैं और नेक हो। तो तुमने
भेस बदलकर हमी और हितेन का खून किया था। मिस्टर शार्प शूटर, अब जेल की उड़ान भरना फांसी पे छूट हमें समझा। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे पकड़ लिया तो स्टीव जिंदा बच जाएगा? कमी नहीं, हमारी तादाद इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा कानून हमें ढूंढते ढूंढते थक जाएगा, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। खत्म होगा तो तुम्हारा ये देश। एक खटमल हमारे देश पे बुरी नजर डालने वाले आए और चले गए। जानता है हमारे देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 70 साल। और पिछले 70 सालों में हमारे देश के वीरों ने न जाने कितने आतंकवादियों का खात्मा किया है। आज तेरी बारी है, कल तेरे साथियों की बारी होगी। हमारा देश रहेगा और खुशहाल रहेगा। और अगर इस देश से किसी चीज का खात्मा होगा वो है आतंकवाद। समझा? आतंकवाद। आतंकवादी पीठ पे ही गोली मारोगे? हम लोग यहां खाते गोली, यहां। हेलो जी अलीना मैम। अच्छा सुनो जी तुम कहाँ हो? जी हाँ मैं लोकेशन पे हूँ। अच्छा अंदर आ जाओ पीछे की तरफ, मैं वहीं पर हूँ। जी ओके जी, मैं पहुँच गया। ठीक है। ऐसी जगह है यार। अलीना मैम, अलीना मैम, कोई है? हाँ हेलो। तुम कहाँ हो? मैम मैं पहुंच गया, मैं नीचे खड़ा हूँ बिल्डिंग के। अच्छा एक काम करो ऊपर आ जाओ। ऊपर मैम? हाँ ऊपर, जल्दी आ जाओ। ओके ठीक है मैम, मैं आता हूँ। ओके मैम, मैं आ गया। अलीना मैम, मैम Are you sure ये वही केस है? आई एम 100% श्योर सर, ये वही केस है। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उससे तो यही लगता है कि ये मर्डर चोरी के लिए हुआ है।
ये लड़का डिलीवरी का सामान लेके जा रहा होगा और किसी ने रोक के लूटने की कोशिश की होगी और इसी चक्कर में मार दिया होगा। विनय, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी है? क्योंकि सर ये जो हुआ उससे पहले ही मैंने इससे फोन पे बात की थी सर। और मैंने भी सुना था सर। मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। और वो तुम्हारी वेबसाइट का क्या हुआ? 3 आवर्स ऑनलाइन। यार मैंने ऑर्डर किया है, ना जाने डिलीवरी वाला कहाँ रह गया। देखो कॉल करो। हाँ हेलो। भाई कहाँ रह गए यार, कब से वेट कर रहा हूँ आपका। सॉरी सर, आधे घंटे में आ रहा हूँ। मेरे क्लाइंट ने एड्रेस कहीं का दिया था और उसने मुझे बुलाया कहीं पर है। बस सर वही जगह मैं ढूंढ रहा हूँ। प्लीज सर थोड़ा सा वेट करिए। हेलो भैया, ये एसजे मिल्स का है? एसजे मिल्स उस तरफ। हेलो, अरे किससे बात कर रहे हो? सीधे जी। हाँ सर, बस मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है चलो। लेकिन वो आया नहीं सर, हमें लगा पता नहीं क्या हुआ। फिर मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा और विनीत को बताया। हमें लगा शायद ये वही होगा। सर मैं एकदम ठीक से सुना था सर, वो किसी से एसजे मिल कंपाउंड का एड्रेस पूछ रहा था। तो हो सकता है कि जिसका भी सामान डिलीवर करने राज जा रहा था उसी आदमी ने राज को फोन किया होगा और वहां बुला लिया होगा एसजे मिल्स कंपाउंड में। सर हम तो ये रैंडम रॉबरी केस समझ रहे थे, ये तो प्लान मर्डर लग रहा है। और अगर ये प्लान था सर तो इस प्लान को समझ के मुजरिम तक पहुंच सकता है। ठीक है विनीत, थैंक यू वेरी मच। तुम दोनों ने हमारी बहुत मदद की है। जा सकते हो तुम लोग। थैंक यू सो मच। इस एसजे मिल कंपाउंड के बारे में अच्छी तरह से छानबीन करो, पूछताछ करो, देखो जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। और उस आदमी का भी पता लगाओ जिसने राज को फोन करके वहां बुला लिया एसजे मिल कंपाउंड में। लगता है जिस तरह से ये गिरा है कहीं ऊपर से तो नहीं गिरा है। जरा वो फोटोग्राफ दिखाना। यस सर, यस पीठ के बल गिरा है। और रानी कुछ पता चला इसके बारे में, कौन था ये? हाँ सर, पता किया है। इसका नाम राज था। कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए की पढ़ाई कर रहा था और इसकी फैमिली में कोई है नहीं। अपना खर्च निकालने के लिए ये ई शॉप ऑनलाइन शॉपिंग में ये काम कर रहा था। बेचारा। एक बात बताओ, कितने का इसका सामान चोरी हुआ? तकरीबन सर 1.5 लाख रुपए का। लेकिन सर जो भी सामान चोरी हुआ है वो सारे इंश्योर थे सर। इंश्योर है? मतलब कंपनी वाले को और जिसने ऑर्डर किया था उन दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सर बेचारे की जान चली गई, वो भी सिर्फ 1.5 लाख के लिए। इसका मोबाइल और पर्स ये दोनों भी गायब हैं। रानी जरा एक बात बताओ, ये बिल्डिंग ऐसी आधी अधूरी क्यों है? मेरा मतलब है इसका कंस्ट्रक्शन बंद क्यों है? कुछ जानते हो इसके बारे में? हाँ सर, मैंने पता किया था। एक्चुअली बिल्डर के पास में पैसे की कमी हो गई थी तो उसने काम को बीच में छोड़ दिया। मतलब सिक्योरिटी वाला, वॉचमैन, सीसीटीवी कैमरा कुछ भी नहीं, सुनसान खंडहर। खून करने के लिए इससे बेटर जगह तो हो ही नहीं सकती सर। काफी प्लानिंग करके मर्डर किया गया है, तभी तो कोई एविडेंस हाथ नहीं लगा। कुछ नहीं तो फिंगरप्रिंट्स के लिए तो ट्राई कर सकते हैं। कुछ नहीं मिला बॉस, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं, एकदम क्लीन। और वो हथियार भी नहीं मिला जिसे इस बेचारे राज का गला काट दिया। सर ये गले का निशान देख के लग रहा है कि शायद चाकू जैसा कुछ होगा, लेकिन सीधा नॉर्मल वाला चाकू नहीं, चाकू जिसमें थोड़ा सा कर्व हो। पर जो कुछ भी था वो बहुत बहुत शार्प था, इतना शार्प कि एक ही झटके में गला कट गया। एक ही झटके में गला कट गया और बस एक ही झटके में उसने इसकी हड्डी तोड़ दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे राज को जिंदा छोड़ना ही नहीं था, जान से मारना था?
चोरी करने का उसका मकसद ही नहीं था। सर, राज जिस कंपनी में काम करता था उसके मालिक को ब्यूरो में बुलवाया है। सर, इस राज को मैं पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन एम्प्लॉय रिकॉर्ड देखकर यह जरूर कह सकता हूं कि वो एक एफिशिएंट डिलीवरी बॉय था। सारे बॉसेस, सारे कस्टमर, ऑलमोस्ट सभी का उसके बारे में परफेक्ट फीडबैक है। इतने सिंसियर डिलीवरी बॉय को कोई क्यों मारना चाहेगा? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आई एम शॉक्ड सर। अच्छा, राज उस दिन जहां जहां डिलीवरी करने गया था और जो जो सामान चोरी हुआ है, हमें उनकी लिस्ट चाहिए। राज को उसी दिन किसी कस्टमर का कॉल आया था जिसका डिलीवरी होने से पहले उसने लोकेशन चेंज करने को कहा था। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके नाम चाहिए हमें। सर, ये विनीत सर, इसके ऑफिस का एड्रेस इस अलीना के एड्रेस के बाद में। अलीना ने कॉल किया हुआ सर। लैपटॉप ऑर्डर किया था, काफी महंगा लैपटॉप है। हाँ, पर उसका ये एड्रेस एसजीएमएल नहीं है, कुछ और ही है। और सर, ये एसजीएमएल कंपाउंड से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। इसका मतलब अलीना ने फोन करके उसके घर के एड्रेस पे आने के बजाय उसे एसजीएमएल में बुलाया। पर ये अलीना जहाँ रहती है तो काफी पॉश इलाका है। 1.5 लाख के सामान के लिए वो किसी का खून करेगी क्या? तो सर, पेमेंट हुआ नहीं, कैश ऑन डिलीवरी था। ठीक है मिस्टर सूरज, थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते। तुम लोग अलीना के घर जाके देखो, पता नहीं अभी भी वो घर पे है या भाग गई। और बता, तेरी किटी पार्टी कैसी थी? मनोज, देखना कौन है, काफी एंजॉय किया। और अलीना? यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? सीआईडी, तुम ई शॉप से ऑनलाइन शॉपिंग करती हो? हाँ, लेकिन कभी कभी। वेडनेसडे को आपका कोई पैकेज आने वाला था? वेडनेसडे? मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। श्योर कि ई शॉप से आपने लैपटॉप नहीं मंगाया था? लैपटॉप? नो, नॉट एट ऑल। अपना फोन दीजिए। बट व्हाई? आप लोग मुझे बताएंगे आखिर बात क्या है? देखिए मैडम, हमें केस इन्वेस्टिगेट करने आए हैं, से आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए। फोन लाइए अपना, लाइए लाइए। अगर तुमने कोई लैपटॉप ऑर्डर नहीं किया था तो वेडनेसडे को 12:55 पर तुमने डिलीवरी बॉय को फोन क्यों किया था? What? मैंने किसी डिलीवरी बॉय को फोन नहीं किया। आपके नाम से एक लैपटॉप ऑर्डर हुआ था जो आपके घर पे डिलीवर होने वाला था, और आपके मोबाइल नंबर से एक डिलीवरी बॉय को फोन किया था, और आपको कुछ नहीं पता? लिसन, मुझे सच में कुछ नहीं पता कि आप लोग क्या कह रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, तो तुम्हें कोई कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं आया होगा। अभी पता चल जाएगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, वेडनेसडे को दोपहर 1 बजे आप कहाँ थे? हाँ, मैं सैलून गई थी अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए। और तुम्हारा फोन कहाँ था? मेरे पास नहीं था, क्योंकि सारे कस्टमर्स के फोन चेंजिंग रूम के पास एक बॉल में रखे। पूर्वी, मुझे लग रहा है झूठ बोल रही है। हो सकता है इसके फोन से किसी ने राज को फोन किया हो। ये सैलून बोल रही है ना, वहां जाके देखते हैं। आपके सैलून का नाम क्या है? दी यूनिसेक्स सैलून। सर, ये अलीना शायद यहीं कहीं बैठी होगी अपना हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए। वो भी ठीक सीसीटीवी कैमरा के सामने। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? हम लोग सीआईडी से हैं। आप इस सैलून के मालिक हैं? जी हाँ। हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जरा ध्यान से सोच के बताइए, वेडनेसडे बुधवार दोपहर को अलीना नाम की एक क्लाइंट यहाँ शायद इस चेयर पे बैठी होगी। वेडनेसडे? हाँ।
यस सर, वो यहाँ पे हेड ट्रीटमेंट कराने आई थी, मैंने ही उन्हें अटेंड किया था। अच्छा, हमें उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो कैमरा की। श्योर विकास, सिक्योरिटी से वेडनेसडे की सीसीटीवी फुटेज जल्दी लेके आओ। अलीना तो पूरे वक्त अपने चेयर पे बैठी थी और उसने उस वक्त फोन भी यूज नहीं किया। ये आपके सैलून में अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उनके मोबाइल फोन किसी बाउल में रखते हैं? यस सर, इस बाउल में सभी के फोन रखे जाते हैं जब तक उनकी ट्रीटमेंट चल रही होती है चेंजिंग रूम के पास। और इस फोन बाउल या चेंजिंग रूम के पास कौन कौन जा सकता है? क्लाइंट के अलावा मैं और हमारे स्टाफ की क्लीनिंग लेडी, वो बस। अच्छा, अपने क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, मतलब उनका नाम, एड्रेस वगैरह, ये सब कहाँ लिखे रखते हैं आप? उस रजिस्टर में। वैसे भी वो रजिस्टर ओपन होता है, हर कोई देख सकता है उसे। हर कोई देख सकता है। अच्छा, आपके सैलून में कुल मिला के स्टाफ के लोग कितने हैं और उस दिन यहाँ पे क्लाइंट्स कितने थे? सर, स्टाफ में तो 8 से 10 लोग काम करते हैं, पर वेडनेसडे सर 4 से 5 लोग थे। सर, फुटेज में क्लियरली दिख रहा है जिस वक्त राज को अलीना के फोन से फोन आया था उस वक्त चेंजिंग रूम के पास इन 3 कस्टमर्स के अलावा और कोई नहीं गया था। सर, इनके अलावा कस्टमर्स में से भी कोई भी किसी का फोन यूज कर सकता है। ये उस वक्त ये बाकी के 3 क्लाइंट्स थे, इनका नाम जानते हैं? सर, ये तो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जेनी, शिमोना और कुणाल। इनको कांटेक्ट करके इमीडिएटली यहाँ पे बुलाओ। हेलो। हाँ, मैं अमर बोल रहा हूँ। मेरा शॉपथॉन से एक ऑर्डर था जो आज डिलीवर होने वाला था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये तुम दूसरे एड्रेस पर डिलीवर कर सकते हो क्या? सॉरी सर, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे आज बहुत सारी डिलीवरीज करनी है और मेरा पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे हो जाएगा सर। नहीं यार, ज्यादा दूर नहीं है, मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। सर, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एसजे मिल में जो हुआ उसके बाद से हमारे बॉस ने स्ट्रिक्टली हम सबको बोला है कि जो एड्रेस दिया उसी पे डिलीवर करना है। अरे यार, एसजे मिल में जो हुआ सबके साथ थोड़ी ना होता है। मैं तुम्हें कहाँ मारने वाला हूँ, मैं थोड़ा फंसा हुआ था इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, और से कुछ पैसे ले लेना। देखो, आगे नजदीक में एक वेयर हाउस है, तुम वहीं आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है सर, अब 2 डिलीवरी हो रहे हैं, उसके बाद आधे घंटे में आपके पास आता हूँ। अरे वाह, आ जाओ। कोई हमें बताएगा प्लीज, हो क्या रहा है और हमें यहाँ क्यों बुलाया? आखिर हमने किया क्या है? हमें आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है, एक मर्डर के बारे में। मर्डर? किसी के मर्डर से हमें क्या लेना देना? आखिर आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं और आप हमें ऐसे क्यों घसीट रहे हैं इन सब चीजों में? वेडनेसडे बुधवार दोपहर को अलीना नाम की एक औरत यहाँ बैठी थी और उसके बाद दोपहर 1 बजे किसी ने उनके फोन से कॉल किया था और उसी ने बाद में मर्डर किया है। जरा ये देखो। अलीना के अलावा तुम तीनों ही थे जो फोन्स के पास जा सकते थे। अब सीधे सीधे ये बताओ कि अलीना के फोन से वो कॉल किसने किया? क्या? कौन सा कॉल? कैसा कॉल? मैं किसी का फोन को हाथ क्यों लगाऊंगी? कोई भी क्यों हाथ लगाएगा? सर, ये लोग वैसे ही वेल टू डू और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब भी आते हैं 1-1 घंटे में 10-10 हजार बिल बना के जाते हैं। सर, आई डोंट थिंक सो ये कुछ चंद पैसों के लिए किसी का मर्डर करेंगे। हो सकता है फोन पैसों के लिए ना किया गया। हाँ, राज के साथ किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी हो और हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चोरी कर ली। सर, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ और आई गेस ये लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, लेकिन हम किसी और के अकाउंट से ऑर्डर क्यों करेंगे सर? ठीक है, फिलहाल आप लोग जा सकते हैं।
लेकिन हाँ, हमारे परमिशन के बिना आप लोग शहर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। सर, ये इन तीनों को देख के लगता नहीं है कि इन्होंने खून किया। जो भी हो, इन तीनों पे नजर तो रखनी होगी। अमर सर, मैं शौकतन से आया हूँ, डिलीवरी बॉय। सर, देखो जतिन, डरो मत, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर सब कुछ बता तो दिया पुलिस को। एक बार फिर बता दो, हम सुनना चाहते हैं। शायद तुम्हें कुछ और याद आ जाए। मैं डिलीवरी के लिए जा रहा था जब वो मुझे कॉल आया। उसने कहा कि डिलीवरी घर पे नहीं, उसके थोड़ा आगे एक वेयर हाउस है, वहां पे करनी है। मैंने मना किया लेकिन मान नहीं रहे थे। बताया आखिर बड़ी अजीब सी जगह थी, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है वहां। सर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं वहीं गेट से वापस आने वाला था, तभी किसी ने जोर से मेरी तरफ चाकू फेंका और मैं वहां से भागा। देखा उस आदमी को? नहीं सर, मैं अपनी जान बचा के वहां से भागा, वही बहुत था मेरे लिए। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आवाज तो सुनी होगी फोन पे, अगर फिर से सुनोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर, पहचान लूंगा। इस अमर को बुलाओ। मैंने किसी को फोन नहीं किया और मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, तो डिलीवरी वाले को मैं फोन क्यों करूंगा? उस वक्त तुम कहाँ थे? उस वक्त मैं जिम में था और वर्कआउट करते समय मैं फोन यूज नहीं करता, और हमारे फोन्स बाहर ड्रॉर्स में होते हैं। जतिन, आवाज सुनी उस आदमी की? क्या ये वही है? नहीं सर, ये वो नहीं है। Are you sure? ठीक से याद है? सर उसकी आवाज बहुत भारी थी, ये पक्का वो नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे। थैंक यू सर। हमें तो लग रहा था कि राज का मर्डर पर्सनल दुश्मनी की वजह से हुआ है, पर यहाँ तो कुछ और ही चक्कर है। और खाली पैसों का मामला हुआ ऐसा भी नहीं लगता है। एग्जैक्टली सर, क्योंकि इस बार तो सामान सिर्फ 50,000 का था। या तो सर ये खूनी इसे पैसे की सख्त जरूरत है या फिर मेंटली अनस्टेबल है। सर अगर ऐसी बात है तो वो सैलून वाले चारों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो अच्छे अमीर खानदान से। चारों के बारे में क्या पता चला? फॉलो किया? हाँ सर,
लोकल पुलिस उस पर नजर रखे हुए है। जब जतिन के साथ ये सब हुआ तब शिमुना और अलीना कहीं और थे। और कुणाल और जेनी, इनका आता पता नहीं था, सुबह से गायब थे। एक काम करो, इस जिम्नेजियम में जाके पता लगाओ कि कौन है जो अमर के फोन से जतिन को फोन कर सकता है, और पूर्वी इस चाकू का पूरा इंफॉर्मेशन निकालो। एक्सक्यूज मी, ये जिम का मैनेजर कौन है? थैंक यू। अरे आप तो ऑलरेडी इतने वेल बिल्ट हैं, ट्रेनर के जॉब के लिए अप्लाई करने आए हैं क्या? आपके होते हुए हमारी क्या जरूरत है? सीआईडी, हम आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं मिस्टर हेमंत। हेमंत, पिछले कुछ दिनों में डी यूनिसेक्स स्पा सैलून में और इस जिम में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कम है। मतलब किसी और ने किसी और के फोन से किसी और को फोन किया और उसके ठीक बाद उसका मर्डर भी हो गया। तुमने डी यूनिसेक्स एंड स्पा का नाम सुना है? नहीं तो। ये अमर यहाँ आता है वर्कआउट करने? जी हाँ। तो कल दोपहर को 4:30 बजे के आसपास अमर जिम में ही था। सर ये तो मुझे उसके ट्रेनर से पूछना पड़ेगा, मैं 1 मिनट उसको बुलाता हूँ। जयंत, ये अमर कल दोपहर 4:30 बजे के आसपास जिम में था? अमर, हाँ वो यहीं थे सर, मैं ही उनको ट्रेन कर रहा था। और उस वक्त उसका फोन उसके पास था? फोन नहीं सर, हेमंत सर का स्ट्रिक्ट रूल है, जिम में नो मोबाइल फोन। तो फिर तुम लोग फोन कहाँ पे रखते हो? बाहर ड्रावर में सर, सबके वहीं होते हैं। जरा दिखाइए हेमंत, कहाँ पे है ये? सारे फोन्स एक साथ एक जगह पे, सेम पैटर्न। कौन कौन आता जाता है यहाँ इस ड्रॉअर के पास? सर सिर्फ मैं और मेरा स्टाफ, मालिक और जयंत। सर ऐसा लग रहा है इस जिम में और सैलून में कोई कॉमन लिंक है। हेमंत सर, तुम्हारे सारे क्लाइंट्स और स्टाफ, इन सबकी पूरी डिटेल चाहिए हमें, जल्दी। जी सर। इनमें से किसी की आवाज मैच हुई? नहीं सर। जेनी, कुणाल, हेमंत, जयंत, मालविका, कोई इनमें से कोई भी हो सकता है, कोई भी। वो जो जिम में भी था और सैलून में भी। लेकिन एक बात तो पक्की सर, ये जेनी और कुणाल नहीं हो सकते। मैंने इनके क्रेडिट कार्ड बिल्स और फोन रिकॉर्ड चेक किए, इनका जिम से कोई कांटेक्ट नहीं है। और ना जिम के ट्रेनर्स का सैलून से। कोई तो होगा ना इनमें से जो इतने कम पैसों के लिए फोन कर सकते हैं, वो ये माल फटाफट बेचने की कोशिश भी करेगा ताकि उसके पास कोई सबूत ना बचे। योगेश, तुम्हें क्या लगता है? सर ये लैपटॉप, ब्रेसलेट, स्टेशनरी का सामान, ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और ये लाफिंग बुद्धा? लाफिंग बुद्धा, एंटीक पीस, इसको ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश नहीं, पता लगाओ, समझे? बहुत पुराना पीस है ये लाफिंग बुद्धा। कोई ना कोई तो जगह होगी ना जहाँ पे ऐसे स्पेशल एंटीक पीसेस खरीदे बेचे जाते हैं। एक जगह मुझे मालूम है, मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं पता करके बताता हूँ। सर, हाँ ठीक है योगेश, काम पे लग जाओ। हाँ पंकज, क्या मिला तेरे सोशल मीडिया में? सर ये लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, पर्सनल लाइफ में अपनी इंफॉर्मेशन छुपाते हैं, मगर सोशल मीडिया पे फटाफट सब डाल देते हैं। ये देखिए हेमंत का पूरा प्रोफेशनल बायोडेटा। फ्रीलांस मास्टर एट डी यूनिसेक्स सैलून। सर वहां तो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उठाओ इस हेमंत को।
झूठ बोला तुमने हमसे। तुम वहां डी यूनिसेक्स सैलून में काम करते थे और तुमने ही कॉल किया था वहां अलीना के फोन से और यहाँ अमर के फोन से। सर मैंने किसी के फोन को हाथ भी नहीं लगाया सर। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आपको मुझ पर शक ना हो। सर मैं डर गया था सर। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, अब भी झूठ बोल रहे हो तुम। राज पे फिजिकल असॉल्ट हुआ था, वो भी जबरदस्त फोर्स के साथ। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना? हा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है सर। सर वो डी सैलून में जॉब तो मैंने 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैं किसी से टच में भी नहीं हूँ सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ। सर एक सेकेंड। सर अलीना ने वहां जाना शुरू किया था 2 महीने पहले। अगर ये कह रहा है कि डी सैलून में ये 6 महीने से नहीं है तो फिर अलीना का फोन इसके पास नहीं हो सकता। हेलो, हाँ सर, मैं उसी दुकान के बाहर खड़ा हुआ हूँ जिधर वो लाफिंग कुत्ता बेचा है। हाँ। ये लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी था। हाँ, लूज कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी वीड़ी रखी हुई थी। हाँ, चश्मा भी पहना हुआ था। गुड जॉब योगेश, ठीक है। सर ये जतिन जो है ये तो क्लीन शेव्ड है, ये नहीं हो सकता। ये हेमंत की दाढ़ी भी है और बॉडी बिल्डर भी है सर। ये मालविका बॉडी बिल्डर नहीं है, इसकी तो दाढ़ी भी नहीं है। मुझे लगता है ये हेमंत ही है सर। इस हेमंत पे नजर रखो। अब बस एक चीज बचती है जिससे हमें कुछ पता चल सकता है, वो चाकू। सर हम ऐसे इंतजार तो नहीं कर सकते सर। पता नहीं वो खूनी वहां क्या प्लान बना रहा होगा। वो योगेश ने जो हमारे लिए हुलिया बना था सर, वो भी हमारे काम नहीं है। अब इस खूनी तक पहुंचने के लिए हमें भी उसी की तरह सोचना पड़ेगा। सर एक काम करते हैं, जिम और सैलून में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबकी लिस्ट बनवा लेते हैं। क्यों सर? देखो खूनी अपने प्लान के लिए इन्हीं दोनों जगहों के कस्टमर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उसकी तरीके से सोचें तो फिर से इन्हीं कस्टमर्स में से किसी के नाम पे कुछ ऑर्डर करेगा। और अगर हम इन नामों की लिस्ट ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी वेबसाइट्स है ना उन सबको दे दें तो जैसे ही किसी के नाम पे ऑर्डर आएगा हमें पता चल जाएगा। लेकिन सर अगर खूनी ने फिर से चोरी करने का प्लान बनाया ही नहीं तो? बनाएगा, वो जरूर दोबारा ये प्लान बनाएगा। 50,000 लाख जैसे मामूली रकमों के लिए ये चोरी करके खून भी करता है। उसे लत लगी है अब इन सब चीजों की, वो दोबारा गलती करेगा ही करेगा। और इस बार हम उसके लिए तैयार रहेंगे। देखो पंकज, ये अरुण जो है वो सलून का क्लाइंट है और ऑर्डर इसी अरुण ने दी है। ओके, तुम्हें फोन आएगा थोड़ी देर में, तैयार रहना। सर मैं एकदम रेडी हूँ, तैयार बैठा हूँ यहाँ पे। गुड। और उसके ओरिजिनल एड्रेस पे जा रहा हूँ सर। हाँ। हेलो सर, मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया हूँ, क्या करूँ? क्या करूँ? क्या घुस जाओ उसके घर में? करो डिलीवरी। ओके सर। एक मिनट होल्ड करना। मिस्टर अरुण, ये पैकेज है। क्या इसमें? ये तो आपको पता होगा सर, आपने मंगाया ना? नहीं मैंने कुछ नहीं मंगाया। आपने नहीं मंगाया? नहीं। ये श्योर? या मैं श्योर। ठीक है सर, सॉरी मैं रिटर्न लेके जाता हूँ। पंकज, इस अरुण ने ऑर्डर नहीं दी थी ना? कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। या। हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। बताया तो सही पूर्वी, कोई हम लोग को निशान नहीं मिले इस पे। तुमने डबल चेक किया? अरे मैंने ट्रिपल चेक किया, इस नाइफ पे एक भी निशान नहीं मिला है। लेकिन एक बात पक्की है पूर्वी, एक बात पक्की है कि राज का खून इसी चाकू से हुआ है, क्योंकि इस चाकू पर हमें राज के खून के ट्रेसेस मिले। राइट? राइट। और दूसरी एक बात, ये नाइफ थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा अलग।
इस पे जो डिजाइन बनी हुई है ना, इसे ध्यान से देखो। इसमें ये कुछ सिंबल जैसा है सर, इसका कुछ मतलब है या फिर ऐसे ही? आई होप पूर्वी इसका कुछ मतलब हो, ताकि हमें भी समझ में आए आखिर ये है क्या। सर ऐसे सिंबल्स की भाषा किसे समझ में आती है? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो शायद इसका मतलब समझता हो। ये जो चाकू है ना जी, ये कम से कम 200 वर्ष पुराना है, प्री ब्रिटिश आर्टिफैक्ट। ये आप लोगों के पास कहां से आया? हम भी यही जानना चाहते हैं सर कि ये कहां से आया। देखने में तो राजस्थान के उत्सर्ग राजघराने का लगता है। ये कैसे पता चला आपको? ये सिंबल देख रहे हैं ना आप, ये सेंटर में है। हाँ, और ये कारीगरी देख रहे हैं, ये देखिए बारीक नक्काशी, ये उसी वक्त का है। दैट इज 100% आई एम श्योर। सर अब मैं आपका कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ? अरे पूछने की क्या बात है। नहीं, ये वाला तो यही है। ये तो 10 लाख का है। 10 लाख का चाकू कौन खरीदता है? ये चाकू नहीं, इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री। और देखिए इसका एक स्पेशल कवर भी होगा। लाख? इसका कवर 60 लाख का है? 60 लाख कवर का? हाँ। सर इसके स्टोर मैनेजर को फोन करते हैं। हेलो, मैं पूर्वी बोल रही हूँ सीआईडी से। मैं आपकी वेबसाइट पे एक एंटीक चाकू देख रही हूँ जिसका आइटम नंबर है 7117। आप बता सकते हैं किसने खरीदा है? या श्योर मैम, वेट। जी वो चाकू तो पिछले हफ्ते ही हमारे यहाँ से किसी ने लिया है। और हाँ, आज ही उन्होंने उस कवर के लिए 4 लाख रुपए एडवांस पेमेंट भी किया है। डिलीवरी कब है? आज ही। इनफैक्ट हमारा जो डिलीवरी बॉय है वो तो पहुंचता होगा। अच्छा, जिसने भी ये कवर खरीदा है हमें उसका नाम और एड्रेस चाहिए, और आपके डिलीवरी एजेंट का नाम, एड्रेस और फोन नंबर, जल्दी। ओके सर एसीपी सर को इन्फॉर्म करना होगा, और जो भी ये डिलीवरी एजेंट है उसे ट्रैक करना होगा। अरे ये कैसी जगह है? कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आया ना? एसजे मिल कंपाउंड, एड्रेस तो सही है। कॉल लगा देता हूँ। हेलो सर। हाँ सर, मैं आपके दिए गए एड्रेस पे आ गया हूँ। हाँ सर, आप कहाँ पे हो? अंदर? लेकिन सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो एकदम सुनसान जगह है। ठीक है सर, मैं अंदर आता हूँ। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? तो ये सारा खेल इस चाकू के कवर के लिए था।
थक गई थी मैं अपनी लाइफ से, अपनी इस 50,000 की नौकरी से। जब मैं उन रईस लोगों को देखकर खून खौलता था मेरा, रोज कोई ना कोई नई चीज खरीदते रहते थे जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। महंगी से महंगी चीज खरीदकर उसे यूज तक नहीं करते थे, और मुझे 100 रुपए की चीज लेने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ता था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। क्या करती, लाइफस्टाइल ही ऐसा था मेरा। जब वो सो गया, घर हाथ से छूट रहा था, कुंडी पैसों के लिए पीछे पड़े थे। ऐसे में सिर्फ शॉपिंग ही ऐसी चीज थी जिससे मुझे आराम मिलता था, लेकिन पैसे नहीं थे मेरे पास। और इसलिए तुमने उन लोगों को लूटना शुरू कर दिया जो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, है ना? और तो और इसमें तुमने कुणाल को, अपने बॉयफ्रेंड को भी शामिल कर दिया। कुणाल अब तक अपने खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था, इसलिए मैं उससे नहीं मांग सकती थी। तो मैंने उसे भी अपना पार्टनर बना लिया ताकि वो मुझे छोड़कर ना जा सके। लेकिन वो चाकू ने तुम्हें फंसा दिया। वो चाकू तुमने खरीद तो लिया, उसका कवर नहीं खरीद पाई जो 60 लाख का था। वही पैसे इकट्ठा करने के लिए तुमने एक एक करके डिलीवरी बॉय को मारना शुरू कर दिया। और आज उसको भी मारने वाली थी जो चाकू का कवर डिलीवर करने वाला था। हमने सोचा कि चाकू और उसके कवर को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे हम एक नई दुनिया बसाएंगे। बेच के? हाँ? जैसे तुम एक आदमी के फेस में वो लाफिंग बुद्धा बेचने गई थी। तुमने अपनी आवाज कैसे बदली जब तुमने जतिन को फोन किया था? वॉइस मॉड्यूलेटर ऐप से। मुझे लगा कि ऐसा करने से पुलिस को शक ही नहीं होगा, जयंत और हेमंत पर ही शक जाएगा। और उसी ऐप का इस्तेमाल करके तुमने राज को एसजे मिल में बुलवा लिया। क्यों? अमीर बनना था ना तुम्हें? अमीर बनना था इसे, पैसा चाहिए था, पैसा। और इसलिए उन मासूम डिलीवरी बॉयज की जान की पीछे पड़ी तुम। खून कर दिया एक का, एक तो बेचारा बाल बाल बच गया और एक को हमने बचा दिया। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? हा? क्यों मारा तुमने उन्हें? अफसोस नहीं है तुम्हें अपने किए पर? अफसोस है, अफसोस है अपनी लाइफ पर। अगर मैं दूसरों की तरह अमीर होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। खून करने के लिए कोई वजह जायज नहीं होती। तो तुम पैसों की बात कर रही हो। तुमसे ज्यादा जरूरत राज और जतिन को थी, और उनके पास भी कई मौके थे। वो लोग लाखों का सामान चुरा के भाग सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लोग मेहनती थे, ईमानदार थे। तुम दोनों की तरह क्रिमिनल्स नहीं। अब से शुरू होगी तुम्हारी नई लाइफ की शुरुआत जेल की सलाखों के पीछे। जिंदगी से थक गई थी ना तुम? अब आराम करते बैठना और सोचते रहना नए नए तरीके पैसे कमाने के ऑनलाइन शॉपिंग से। तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।